हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज झारखंड रूरल एकेडमी। दोस्तों, आपको हमारे पेज पे स्वागत है क्योंकि ये परिवार मेरा नहीं आप सबों का है। और आप लोग जितना इसे सपोर्ट करेंगे ये चैनल उतना फलेगा फूलेगा। और मेरे द्वारा जो छोटा सा प्रयास था कि मैं आप लोगों को फ्री में क्लासेस दूंगा, उसी क्लासेस की आज मैं पहली वीडियोज कक्षा 9वीं की जीव विज्ञान की पहली अध्याय जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूँ कि ये जो बायोलॉजी होती है, ये दो टर्म्स, ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बायो और लोगोज से मिलकर होती है। ये जो बायो होता है जिसका अर्थ होता है लिविंग बीइंग, जिसका मतलब होता है कोई भी सजीव प्रजक या फिर सजीव आप बोल सकते हो। और दूसरा होता है लोगोस, यानी होता है इसका अर्थ टू स्टडी। मतलब जीव विज्ञान सारे सजीवों के अध्ययन को ही हम जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म है बायोलॉजी, और इसके जो जनक माने जाते हैं अरस्तु को माना गया है। और इसके अंदर मुख्यतः दो ब्रांचेस होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जिसमें से जूलॉजी के जो जनक होते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, उन्हें हम अरस्तु कहते हैं। तथा और एक होता है बॉटनी, जिसके जो जनक होते हैं फादर ऑफ बॉटनी, उसे हम थियोफ्रेस्टस कहते हैं। इन्हें इस कारण अपना फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किए थे। जैसे बात करें अरस्तु की, तो उन्होंने जीवों के बारे में 500 से अधिक जीवों के बारे में उन्होंने बताया था। और इन सारी चीज़ों को हम हिस्टोरिया एनिमिलिया उनकी द्वारा लिखी पुस्तक के माध्यम से देख सकते हैं। तथा जो हमारे थियोफ्रेस्टस साहब थे, उन्हें वनस्पति शास्त्र का पिता इस कारण माना जाता है क्योंकि उनकी जो अपनी पुस्तक थी प्लांटेरियम, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, इसके माध्यम से उन्होंने 500 से अधिक पादपों के बारे में और उनके लक्षणों के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब हम कक्षा को शुरू करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, आखिर ये जीवन की मौलिक इकाई होती क्या है? तो देखिए, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी शरीर का जो निर्माण होता है, वो शरीर का निर्माण होने से पहले किसी न किसी छोटे से छोटे कण का निर्माण होगा। एकाएक तो हमारा शरीर नहीं बना होगा, तो वो जो छोटे से छोटे कण बने होंगे, उस छोटी सी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। इसके जो बारे में था, इसके बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने बताया था, और यह 1665 को बताया था। वो अपने लैब पे रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने एक कॉर्क को देखा। तो उस कॉर्क को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो सूक्ष्मदर्शी में काफ़ी छोटे छोटे जालीनुमा संरचना देखने को मिले। और इन जालीनुमा संरचना जो लगभग के एक प्रकार के मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। और इन छत्तों में से उन्होंने एक घर को निकाला और इस घर का नाम उन्होंने सेलुला रखा, जिसका अर्थ होता है एक कमरा। और यही एक कमरा आगे चलकर सेल के नाम से विकसित हुआ, जिसे आज हम लोग कोशिका कहते हैं। और इनके कोशिका के खोज होने के बाद तो कुछ समय के बाद रॉबर्ट ब्राउन आए और इन्होंने केंद्रक की खोज सन 1831 में केंद्रक की खोज करते हैं। और ये बताते हैं कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर कुछ गोलनुमा संरचना पाई जाती है। इन संरचना का नाम इन्होंने केंद्रक रखा। ठीक कुछ दिनों के बाद फिर दुजारदीन आए, वो बोलते हैं कि ये कोशिका के अंदर कुछ गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। फिर पुरकिंजे ने इन तरल पदार्थों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया और उन्होंने 1839 में इस तरल पदार्थ का नाम जीव द्रव्य रखा, जिसे आज हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में, अब हमारे जो सेल होती है, हमारी जो कोशिका होती है, क्यों हम इसे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, इसके पीछे में बहुत सारे कारण हैं। तो इसके बारे में जब अध्ययन आगे चला, तो एमजे स्लाइडन और टीस्वान नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने कोशिका के बारे में एक सिद्धांत दिया, जिन्हें आज हम कोशिकीय सिद्धांत को कहते हैं। और इनके सिद्धांत के द्वारा कुछ मुख्य बातें ये कही गई थी कि जितने भी शरीर होते हैं, जितने भी जीवों के शरीर होते हैं, उन शरीरों का निर्माण जो होता है ना, किसी न किसी कोशिका के माध्यम से ही होता है। बिना कोशिका से
जीवों के शरीर का निर्माण नहीं होता। और इनके द्वारा दिया गया एक इंग्लिश में सेंटेंस है जिन्हें कहते हैं सेलुला ए सेलुला, अर्थात प्रत्येक शरीर का जो निर्माण होता है एक सेल के माध्यम से दूसरे सेल का निर्माण हो सकता है। और यह जो सिद्धांत था वो 1839 के लमसम दिया गया था। अगर हम कोशिका की बात करें तो सामान्य तौर पर उसकी रचना या बनावट के आधार पर देखें तो कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं और इन्हीं एक ही कोशिका के माध्यम से उनके शरीर की प्रत्येक क्रियाएं होती है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, पोषण। तो ये एक ही कोशिका के माध्यम अपने शरीर की सारी गतिविधियों को ये पूरा करते हैं। और बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनके दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये एक कोशिकीय और इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो इनके कई सारे उदाहरण होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, बैल, इस तरह के जो जीव होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखें जो हमारे जीव वैज्ञानिक थे उनके अनुसंधानों द्वारा मुख्य रूप से कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक था प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका था, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को उन्होंने अविकसित और असंगठित कोशिका माना है और यूकैरियोटिक कोशिका को उन्होंने विकसित और संगठित कोशिका माना है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस की कमी होती है, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और जिसमें केंद्रक पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा संगठित कोशिका माने जाते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यानी प्रो होता है जो प्राचीन, यानी प्राचीन समय में जब जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, उस प्राचीन समय में जो जीवों की उत्पत्ति हो रही थी उन जीवों की जो कोशिकाओं से जीवों की उत्पत्ति उन कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और ऐसे जीव को प्रोकैरियोटिक जीव कहा गया था, जिनमें से मुख्यतः अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल जीवाणु को कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर भी कोई संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। और यूकैरियोटिक कोशिका आज के समय के सारे विकसित जीवों को या फिर विकसित या संगठित कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। कोशिका के बारे में आगे अध्ययन नहीं हो पाया क्योंकि सूक्ष्मदर्शी जो थी उस समय की जो सूक्ष्मदर्शी थी उस सूक्ष्मदर्शी से हम किसी भी चीज़ों को ज़्यादा बड़े करके नहीं देख पाते थे, इस कारण उसके बारे में अध्ययन आगे नहीं हो पाई। फिर कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज होती है, जिसकी खोज करने का श्रेय एमनॉल और उसका नामक दो वैज्ञानिकों का जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी आने के बाद यह जो कोशिका है इसके बारे में और आगे अध्ययन बढ़ा और इन कोशिकाओं के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जब एमनॉल और यूरिस्को नामक वैज्ञानिकों ने ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, तो इस खोज के माध्यम से कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं उन अंगों के बारे में भी पता चला। इन अंगों में आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, केंद्रक होते हैं, केंद्रिका होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं और उन केंद्रकों का क्या कार्य होता है इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत ही सहायता दी और इसके बारे में हम अगले लेक्चर पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जितना जल्दी हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो अंदर से मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और जब तक मैं मोटिवेशन मुझे जितना मिलेगा मैं उतने ही ज़ोर शोर से आपके लिए आपकी क्लासेस को जारी रखूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास पे।